नमस्कार, शुभ संध्या। मित्रों, आज से हम लोग पुनः एक नए एकाग्र को लेकर उपस्थित हैं। आप सभी में से कई जानते हैं कि आज सुपरिचित चित्रकार और लेखक जे स्वामीनाथन जी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। आज से हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच से उन पर कुछ खास खास कड़ियों का एकाग्र आयोजित कर रहे हैं और हमारे लिए यह बेहद खुशी की बात है कि उनके जीवनीकार जे स्वामीनाथन जी के जीवनीकार प्रयाग शुक्ल जी से यह एकाग्र आरंभ हो रहा है। आज की इस पहली कड़ी में हम उनका वक्तव्य सुनेंगे। इस एकाग्र का उद्घाटन वक्तव्य और क्रमशः साहित्य, कला, रंगमंच आदि से जुड़े लोग आएंगे और जे स्वामीनाथन जी से जुड़ी बातचीत करेंगे। उनके संस्मरण हमसे साझा करेंगे। उनके चित्रों पर बात होगी, उनकी कविताओं पर संवाद होगा और जिस तरह की उनकी राजनीतिक सक्रियता रही, एक मस्त मौलापन रहा, उन सब पर भी बात होगी। आज प्रयाग शुक्ल जी जो उन पर जीवनी लिखी है, जो उनकी जीवनी लिखी है, उसमें से कुछ अंशों का पाठ भी करेंगे और भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन पर वे चर्चा करेंगे। मगर सर्वप्रथम हम अपने मेहमान वक्ता का स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। प्रयाग साहब नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार। और जैसा कि हम सभी लोग उत्सुक हैं और यह जानना चाहेंगे कि किस तरह की आपकी उनके साथ पहली भेंट रही और अलग अलग प्रसंगों में आप निश्चय ही उन्हें याद करते रहे हैं, मगर आज उन पर चूंकि यह पूरी कड़ी है तो अच्छा होगा कि हम आज जे स्वामीनाथन जी के साथ आपकी पहली भेंट के क्या किस्से हैं स्वयं आपसे ही जाने। स्वागत प्रयाग जी। अर्पण जी, स्वामी पर ये कार्यक्रम जनसुलभ ने सोचा कि ऐसा कार्यक्रम हो, इसके लिए मैं आपको बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वो ऐसे विचारक रहे हैं और ऐसे चित्रकार जिन पर कभी भी बात हो तो अच्छा लगता है। एक साथ उनके व्यक्तित्व में आप जानते ही हैं कि वो चित्रकार थे, कवि थे, कला चिंतक थे। उन्होंने भारत भवन के रूपंकर की स्थापना की, उसके 2 भाग बनाए और बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। उनमें से कुछ की चर्चा आगे भी करूंगा। तो आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये कड़ी स्वामीनाथन जी पर जो आप तय की है, ये बहुत अच्छी तरह चलेगी, जारी रहेगी। मैं भी बीच बीच में जब भी संभव होगा सुनूंगा। जहां तक पहली भेंट का सवाल है, उसकी तो ठीक ठीक याद नहीं है कि कॉफी हाउस में किसी ने भेंट कराई या किसी गैलरी में वो मिले मुझे। पर एक जो जिस भेंट की बहुत अच्छी याद है, वो तो इस प्रसंग से शुरू हुई थी कि आप जानते हो मैं दिनमान के लिए फ्रीलांसिंग किया करता था। 1965 से लेकर 1968 तक मैं वहाँ फ्रीलांसिंग करता था। वात्स्यायन जी उसके संपादक थे, मनोहर श्याम जोशी सहायक संपादक थे। ये लोग मुझे जो बताते थे, जो असाइनमेंट देते थे, वो मैं करता था। फिर 69 में मैं दिनमान मैंने बाकायदे ज्वाइन किया था। पर ये घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उससे पहले की है, जब मैं स्टाफ में नहीं था और फ्रीलांसर था दिनमान का। तो एक दिन वात्स्यायन जी ने मुझसे कहा कि आप स्वामीनाथन को जानते हो? तो मैंने कहा हाँ, मिला हूँ, कॉफी हाउस में 2 बार भेंट हुई है, 2-4 बार। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक अंक प्लान कर रहे हैं दिनमान का। वो इस पर होगा कि 21वीं सदी, वो सदी जिसमें अब हम हैं, कि
21वीं सदी में कला की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, खेल कूद की दुनिया में क्या होगा, इसके अनुमान चाहते हैं, इसका आकलन चाहते हैं अनुमानों के आधार पर अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से। तो आप स्वामीनाथन से इस पर बात करो, तो मैं एकदम चुप हो गया, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि स्वामी बहुत देर से वहाँ शिल्पी चक्र में बैठते हैं, देर से ही घर लौटते हैं और उनकी अपनी एक विशेष तरह की दिनचर्या है। तो उनको मैं कब मिलूं, कहाँ मिलूं कि ये इंटरव्यू हो सके। बहरहाल वात्स्यायन जी ने फिर कहा कि आप मिलिए। तो मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा कि कुछ बहुत दिलचस्प चीजें आपको मिल सकती हैं। ऐसा कोई शब्द उन्होंने कहा, रुचिकर, दिलचस्प, जो भी। तो या इंटरेस्टिंग, जो भी रहा हो शब्द, पर उसका आशय यही था। तो मैं स्वामी को तो जानता था, उस जमाने में जिस इलाके में ये लोग रहते थे, उनका परिवार, वही मैं भी एक कमरा लेकर रहता था, करोल बाग। तो स्वामी से मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप कल सुबह मद्रास कैफे में आ जाओ। हाँ, मैं भी कभी कभी बैठता था। तो मैंने कहा कितने बजे? बोले 7 बजे। अब मैं एकदम चौंक गया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैंने सोचा कि ये इंटरव्यू तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत देर से घर लौटते हैं मित्रों के साथ बहुत सारा समय बिता करके, और क्या 7 बजे मुझे वो मिलेंगे? पर अचरज की बात थी मेरे लिए कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि स्वामी मुझसे पहले वहां बैठे। कह रहा हमारी बातचीत शुरू हुई, और जैसे जैसे बातचीत वो आगे बढ़ती जाए, वो बातचीत छपी थी दिनमान में, उस विशेष अंक में कि 21वीं सदी में क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल में बात है 67 68 की। किसी अंक में ये सामग्री मिल जाएगी, मेरे पास तो नहीं है। अ, ऐसी सुविधा ही नहीं हुई कि बहुत सारी चीजें रख सकता। तो बहरहाल स्वामी से बहुत सारी बातें हुई, और जैसे जैसे बातचीत बढ़ती गई तो मेरे मन में ये बात उठती चली गई, बहुत गहराई से बैठती चली गई कि अभी अगर संभव हो तो इस व्यक्ति से तो मुझे बार बार मिलना है, क्योंकि इनके साथ जो मुझे मिलेगा वो वाकई बहुत दुर्लभ और अमूल्य होगा, क्योंकि स्वामी की बहुत गहरी आवाज और उनका बहुत, बहुत प्रेम और आत्मीयता से बोलना, और बातों को बहुत अच्छी तरह रखना कि वो आपके सामने एकदम साफ साफ आप तक पहुंचे भी, और कुछ ऐसा भी रह जाए उस चिंतन धारा में जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचा, पर जिस पर आप सोच सकते हो। ऐसा कुछ था उनमें। तो चुंबकीय व्यक्तित्व था, कोई भी देखता था तो उनकी ओर देखने लगता था। उनका चलना, उनका बोलना, उनकी वो दाढ़ी, उनका कुर्ता पाजामा, आदि आदि। तो बहरहाल वो मेरी पहली भेंट थी, और फिर मैं इसको अपना भाग्य ही मानता हूँ कि मैं फिर स्वामी जब तक रहे, अ, मतलब आज के ही दिन 1994 तक, तब तक स्वामी से मेरा संबंध अटूट अनवरत बना रहा। बहुत कुछ उनसे मिला है, बहुत सी यात्राएं उनके साथ की हैं। बस्तर गया था जब भारत भवन के लिए वो काम इकट्ठा कर रहे थे, 15 दिन के लिए उनके साथ घूमा हूँ जीप में। मैं उनके कोटखाई वाले घर में गया हूँ, जहाँ उन्होंने सेबों का बगीचा खरीदा था। कोटखाई शिमला से आगे है, और उनके घर में अनंत शामें और दोपहरियां बिताई हैं उनके यहाँ। उनके और हमारे दोनों के मित्र शांति भाई के यहाँ विशेष रूप से, और भी तमाम मित्रों के यहाँ गैलरी में, धुईमल गैलरी तो हमारा अड्डा ही हुआ करती थी, जहाँ स्वामी से न जाने कितनी बार मिला। वहीं बैठकर हम बातें करते थे, रम पीते थे, खाते पीते थे, और लगातार एक चर्चा भी चलती रहती थी। लोग भी आते थे, कलाकार भी आते थे। वो दिन बहुत अलग दिन थे। सूजा आते थे, हुसैन साहब भी कभी कभी आ ही जाते थे, राम कुमार जी आते थे, और फिर बाद में दूसरी पीढ़ी, स्वामी की भी पीढ़ी के बाद वाले, और उनसे पहले के तो आते ही थे। तो इसमें मंजीत बाबा, जोगेश चौधरी, विकास भट्टाचार्य, कितने नाम गिनाऊं। और स्वामी के साथ फिर बहुत सारे कामकाज करने का अवसर मिला। मैं उस पर भी कुछ कहूंगा आगे। तो ये है कहानी पहली भेंट की।
और फिर उस भेंट के बाद तो समझिए ऐसा हुआ, दोहरा ही रहा हूँ अपनी बात को, कि के साथ जितना समय बिताया शायद मैंने आधुनिक समकालीन भारतीय कला की दुनिया में किसी और के साथ नहीं बिताया। वो भी मुझे बहुत चाहते थे और उनसे बातें करना अच्छा लगता था, उनके साथ बैठना अच्छा लगता था, उनके साथ रम पीना अच्छा लगता था। विनोद भारद्वाज ने बहुत सुंदर बात एक बार कहीं लिखी है, कही है कि स्वामी के साथ वो रम रम नहीं रह जाती, वो बातों के आनंद में कुछ और हो जाती, मतलब उसमें पीना बिल्कुल शामिल फिर नहीं रह जाता था। वो बातों का एक ऐसा गहरा आकर्षण उनकी गहरी आवाज में, और मित्र मंडली जो जुटती थी गढ़ी के उनके स्टूडियो में। हाँ देखिए, गढ़ी के स्टूडियो में भी पता नहीं कितनी शामें ने चर्चा करते हुए बिताई है, कला पर, कलाकारों पर, स्वयं स्वामी के जीवन पर, दूसरे लोगों के लिखे कहे पर। आप जानते हो स्वामी के बहुत गहरे मित्रों में तो निर्मल वर्मा रहे हैं, और यही याद कर लेता हूँ कि स्वामी हमारे उन कलाकारों में से थे जिनकी लेखकों से बहुत मैत्री हुई, रही मैत्री, बहुत गहरी मैत्री। अब देखिए, कृष्ण बलदेव वैद, राम कुमार, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, कितने नाम गिनाऊं, और युवतर लोगों से वो, जैसे बाद में फिर मंगलेश जी वहां पहुंचे, उदय प्रकाश थे भोपाल में जब ये लोग वहां पहुंचे थे अशोक जी के साथ कामकाज करने के लिए, पत्रिकाएं संभाली थी लोगों ने, तो उन लोगों से विश्वनागर का कविता संग्रह का तो स्वामी का ही बनाया हुआ आवरण। वो एक ही बार मिले पहली ही भेंट में, मैंने ही उनसे परिचय कराया, नागर जी आए थे, हम लोग कॉफी हाउस में मिले, वो घटना भी नहीं भूलती और नागर जी को भी नहीं भूलती। ऐसा था स्वामी का व्यक्तित्व, उनका कविता प्रेम, कविता प्रेमी थे वास्तव में, बहुत गहरे कविता प्रेमी। स्वयं तो उन्होंने कविताएं लिखी ही हैं, उनमें से कुछ आपको सुनाऊंगा। अब आप और बताओ, मैं अब क्या कहूँ स्वामी के बारे में जो आपको लगता हो कि आज इस कड़ी के लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। मित्रों, हम लोग प्रयाग जी को सुन रहे हैं और जे स्वामीनाथन जी पर प्रयाग जी को सुन रहे हैं। यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, और जिस तरह से प्रयाग जी उन्हें याद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें कितने रेफरेंसेज आ रहे हैं। वह पूरा दौर, साहित्य और कला का वह दौर, और राजनीतिक सक्रियता का, संस्थाओं के निर्माण का, किस तरह से, और पत्रिकाओं के प्रकाशन, और उनमें जिस तरह की स्वयं प्रयाग जी की जिस तरह की भूमिका रही, तमाम इंटरव्यूज और आलेख आदि, उन सब पर चर्चा हो रही है। अभी कुछ बात तो प्रयाग जी ने बताई ही, लेकिन फिर भी एक विधिवत थोड़ा सा, आप सभी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आज पहली कड़ी है, तो एक संक्षिप्त सा परिचय जय स्वामीनाथन जी का मैं यहाँ पर रखता हूँ। 21 जून 1928 को शिमला स्थित एक तमिल परिवार में जय स्वामीनाथन जी का जन्म होता है। मैट्रिक पास करने के बाद वे प्री मेडिकल कोर्स में शामिल हुए, किंतु जल्द ही घर और विद्यालय छोड़कर राजनीतिक कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, पत्रकार और लेखक की हैसियत से कई तरह की रचनात्मक गतिविधियों में वे शामिल हो गए। कुछ समय तक उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक के चित्रकला विभाग और वारसा, पोलैंड के ललित कला संकाय में चित्रकला का अध्ययन भी किया। हम सभी जानते हैं कि स्वामीनाथन ने मध्य प्रदेश आदिवासी अंचलों का सघन दौरा करके द परसीविंग फिंगर्स नामक एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया। परसीविंग फिंगर, परसीविंग, जी, द परसीविंग परसीविंग फिंगर्स, फिंगर। माफ कीजिएगा जी, द परसीविंग फिंगर्स नाम से एक बेहद उल्लेखनीय पुस्तक का लेखन किया, और जाने माने मैक्सिकन कवि ऑक्टोवियो पॉज के सहयोग से कॉन्ट्रा कला पत्रिका का संपादन भी किया। 35 से अधिक अत्यंत चर्चित एकल कला प्रदर्शनियां उनकी हुई, और उनकी कलाकृतियां
अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में शामिल हुई। उनकी कलाकृतियां भारत में और भारत के बाहर भी कई निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में सुरक्षित हैं और भोपाल स्थित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वे अध्यक्ष भी रहे। 25 अप्रैल 1994, जिसकी चर्चा अभी प्रयाग जी कर रहे थे, को वे सशरीर हमारे बीच नहीं रहते हैं, मगर इतनी विधाओं में, इतने क्षेत्रों में, इतने लोगों के साथ उनका जिस तरह का संबंध रहा, अटूट संबंध, सादगी भरा संबंध, वह हम सभी उसकी झलक आज के इस वक्तव्य में भी पा रहे हैं और आगे जो लोग आएंगे उनमें भी हम देखेंगे। मैं कुछ आगे और बढ़ता हूं और प्रयाग शुक्ल जी के ही संपादन में जो एक पुस्तक आई थी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उसे दिखलाएं भी। कला, समय, समाज। जी, आप देख रहे हैं मित्रों, कला, समय, समाज। यह पुस्तक स्वामीनाथन जी के आग्रह पर ही तैयार हुई थी और ललित कला अकादमी नई दिल्ली की ओर से हिंदी में प्रकाशित संभवतः यह पहली पुस्तक है। प्रयाग जी मुझे करेक्ट करेंगे? नहीं, ये सचमुच पहली पुस्तक है और इसके तैयार होने की कहानी भी आपको बताता हूँ जी। ये 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था और यही वो दिन थे जब स्वामीनाथन, कृष्ण खन्ना, ये लोग अकादमी के में बाकायदे चुनाव हुए थे और उसमें ये लोग चुने गए थे और अकादमी का कामकाज संभाल रहे थे। मतलब उसके परामर्शदाता भी थे, उसके एक तरह से कार्य करने वाले अधिकारी भी थे, वहां बैठते थे बाकायदे। और उस जमाने में जो त्रैवार्षिकी हुई 3 लोगों के रहते हुए, उसकी चर्चा तो हम लोग आज भी करते हैं, क्योंकि वैसी त्रैवार्षिकी, वैसी विचारशील, वैसी गतिशील त्रैवार्षिकी फिर हुई नहीं है। तो स्वामी ने एक दिन, उससे पहले की बात है, जब ये 1979 से शायद कभी 78 के अंतिम दिनों की बात होगी या बीच की, तो एक शाम मेरी पत्नी भी थी, स्वामी और कृष्ण खन्ना जी ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं अकादमी में, एक बड़े पद की जिम्मेवारी। तो मैं थोड़ा घबरा सा गया। मैंने स्वामी से कहा कि ये कृपया ये मत करिए, क्योंकि आपकी बात मैं टाल नहीं पाऊंगा और ये मैं करना नहीं चाहता। मैं उस तरह का कामकाज नहीं कर सकता, मुझे इसका अनुभव है और आप बहुत निराश होगे, क्योंकि प्रबंध वाले कामों में और बहुत सारी जहाँ कुछ मतलब हिसाब किताब का मामला हो, वो मैं नहीं जानता। तो बहरहाल बहुत देर तक वो लोग कहते रहे कि नहीं नहीं, आपको ये काम करना है, और मैं कहता रहा कि नहीं, कोई दूसरा काम बताइए। फिर स्वामी ने अचानक कहा कि तो फिर एक किताब आप तैयार करो हिंदी। हिंदी का कोई प्रकाशन वहां नहीं है। ये बात उनको पता चली थी वहां जो बैठते थे, और शायद वो बड़े इससे क्या कहें, तो अफसोस सा ही हुआ होगा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय अकादमी, उसका हिंदी में कोई प्रकाशन नहीं है। तो मैंने स्वामी से कहा कि आप जल्दी करने के लिए कह रहे हो, पर इतनी जल्दी तो मैं नहीं कोई किताब लिख पाऊंगा। हाँ, मैं किताब संपादित कर सकता हूँ। फिर ध्यान में ये बात आई कि जो कुछ चीजें पढ़ी गई थी त्रैवार्षिकी वाले सेमिनार में, मैं वो लेख ले सकता हूँ और बहुत अच्छे, और उनमें से कुछ और चीजें जोड़ करके मैं ये किताब बना दे सकता हूँ। तो किताब बनी, और ये तो आपको बताऊं, ये किताब एक समय जब प्रकाशित हुई थी, कीमत भी तब इसकी शायद 10 रुपए थी। उस जमाने में कीमतें ऐसी रखी जाती थी, और अकादमी के जो प्रकाशन थे वो तो पहले भी और आज भी बाकी प्रकाशनों की तुलना में कम रखे ही जाते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं ही ऐसी हैं कि इनको, इनकी जो फंडिंग है वो इसलिए भी होती है कि उसमें कोई लाभ वाली बात तो नहीं सोची जाती। तो बहरहाल किताब तैयार हुई, और इसकी मुझे बहुत खुशी है और बड़ा संतोष है कि काम मैं कर सका। इसकी भूमिका स्वयं स्वामी ने फिर लिखी। फिर एक दिन स्वामी से मैंने कहा, जब किताब प्रेस में चली गई, तो मैंने स्वामी से कहा, ये जा रही थी किताब प्रेस में, तो मैंने कहा स्वामी,
कितना अच्छा हो कि इसकी भूमिका भी आप लिख दें। तो और फिर मैंने ये भी जोड़ दिया कि आप जो लिखोगे अंग्रेजी वाले पीस का आपका जो राइटअप होगा उसका अनुवाद मैं स्वयं करूंगा। तो स्वामी ने मेरी ओर देखा और वो क्षण भी भूलता नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बीड़ी सुलगाई और बोले, प्रयाग आपको मेरी हिंदी पर विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो मैं चौंका। मैंने कहा नहीं स्वामी, विश्वास क्यों नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखता हूँ कि आप जो भी लिखते हो अंग्रेजी में लिखते हो। तो बोले नहीं, मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में पुस्तक है और अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो क्या भूमिका है, क्या क्या मतलब उसकी भाषा है हमारी। स्वामी तमिल भाषी थे और अंग्रेजी पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था ही। तमिल तो बोलते ही थे, घर में उनको तमिल बोलते ही सुनता था। और तमिल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उसमें क्या है, उसके में कौन से ग्रंथ हैं, आदि आदि। और पिता स्वामी के कालिदास के प्रेमी थे। तो वो कालिदास की भी बहुत सारी चीजें उस नाते उन तक आई थी, इसकी क्योंकि उनके पिता सुना है कि वो मतलब संस्कृत के तमिल के बहुत अच्छे जानकार और ज्ञाता थे। और घर में हो सकता है स्वामी में भी बहुत सारी चीजें उनसे पहुंची हो, जैसा कि होता ही है। पर बहरहाल अभी मैं प्राकथन पढ़ता हूँ जो उन्होंने लिखा है। 9 अप्रैल 1979 का है ये। तो डेट भी दी हुई है, स्वामीनाथन जी का नाम जाहिर है ही। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, स्वामी का लिखा हुआ। मेरी ऐसी मान्यता है कि जहाँ सृजन शक्ति मनुष्य के माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त करती हुई भी मनुष्य जनित व मनुष्य आश्रित नहीं, वहां कला मानव को ही संबोधित है। जहाँ सृजन प्रक्रिया चर अचर सभी लोगों से संवाद स्थापित करती हुई विकसित होती है, वहां कला के माध्यम से ही मनुष्य अपने और सृष्टि के बीच की अलंग चुप्पी की खाई को पार सकता है। कला का मूल प्रयोजन एक ऐसे समानांतर संसार का सृजन है जिसमें सचेतन मनुष्य अहंग भाव से मुक्त होकर अपने को अनंत रूप में देख सकता है। इसलिए अनंत रूपों में देख सकता है, अनगिनत रूपों में अपने को। आज हमारे देश में कला को लेकर प्रतिबद्धता, परंपरा, आधुनिकता, देश दृष्टि, ऐसे ही अनेक प्रश्नों पर बहस चलती है। नव जागृत राष्ट्रीयता का यह तकाजा है कि हम अपने को किसी न किसी तरह देश के गौरवशाली अतीत से जोड़ें। प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता यह मांग करती है कि हम शोषित पीड़ित वर्गों के संघर्षों के चितेरे बने। आधुनिकता हमसे मनवाने पर उतारू है कि पाश्चात्य जगत की उपलब्धियां एक अग्रगामी संस्कृत की उपलब्धियां हैं जिन्हें अपनाए बिना हमारा गुजारा नहीं। ऐसी स्थिति में कलाकार के लिए आलोचना, आत्म आलोचना सृजन प्रक्रिया के अनिवार्य प्रथम चरण बन जाते हैं। कलाकार का अपना कुछ भी दावा क्यों न हो, वह जाने अनजाने किसी निरूपित अर्ध निरूपित विश्व दर्शन के तहत ही काम करता है। डेसमंड मॉरिस ने अपनी एक पुस्तक कला का मानव शास्त्र में वनमानुषों के साथ किए गए प्रयोगों के आधार पर कुछ इस तरह की बात करने की चेष्टा की है कि अमूर्त अभिव्यक्तिवाद के पीछे वैसी ही प्रेरणा काम करती है जैसे कि वनमानुषों और अत्यंत छोटे बच्चों के अटपटे दिखने वाले रेखांकनों के पीछे। आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा के पीछे जातिगत मनोवृत्ति की भूमिका तो है ही, किंतु मानव संस्कृति के संदर्भ में इस अभिव्यक्ति की सार्थकता तभी है जबकि वह ऐसे प्रतीकों को जन्म दे जो उपासकों के हृदयों में प्रतिध्वनियां पैदा करें और उन्हें भीतर और बाहर के संसार को एक नए ढंग से और एक नए रंग में देखने और अनुभव करने को बाध्य करें। क्लॉद लेवी स्ट्रॉस ने कहीं कहा है कि अमूर्त कलाकार कला की रचना नहीं, उस सांचे की रचना करता है जिसके द्वारा संभवतः वह कला का सृजन कर सकता है। क्या यह संकेत कला की उस प्रतीकात्मक भूमिका के लोप की ओर नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिकता के चलते कला एक गोरख धंधा बनती चली जा रही है?
बनती चली जा रही थी। कलाकार को इसलिए अपनी सहज मनोवृत्ति और ऐतिहासिक धरोहर दोनों से जूझना है। आधुनिक उत्तर चेतना के प्रकाश में पहुंचने के लिए कला के मूल प्रयोजन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इसी संघर्ष में वह सिद्धांतों के जंगल के बीच उस जमीन को साफ कर पाएगा जिसकी माटी में सृजन शक्ति उन प्रतीकों के रूप में प्रस्फुटित हो सकेगी जो व्यक्ति जन्य होने पर भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होंगे। क्या सुंदर बात। जो व्यक्ति जन्य होने पर भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होंगे। प्रस्तुत पुस्तक की उपादेयता इसी में है कि वह कला संबंधी अनेक मूल प्रश्नों पर बहस को आगे बढ़ाती है। इस पुस्तक के संकलन संपादन का श्रेय प्रयाग जी को ही है जिनकी लगन और मेहनत के बिना इसका प्रकाशन संभव न था। कितनी सुचिंतित, कितनी सुंदर ये प्राकथन है और आपने इसको सुना। और इसमें आपको बता दूं कि किनके लेख हैं। तो इसमें कुंवर नारायण का लेख है, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, सीताकांत महापात्र, विपिन कुमार अग्रवाल, फिलिप रॉसन, विनोद भारद्वाज, उमेश वर्मा, प्रयाग शुक्ल, कृष्ण नारायण कक्कड़, केशव मलिक के लेख हैं, लेखक परिचय है और बहुत सारी तस्वीरें हैं। पहली बार सच पूछिए तो किसी प्रकाशन में जैसे तैयब मेहता का एक चित्र है, शांति भाई के चित्र है, हिम्मत शाह के काम है, हुसैन का काम है और उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में छपाई होती थी और बहुत सुंदर छपाई इस पुस्तक की हुई थी। इसके बाद की कथा फिर ये है कि हिंदी प्रकाशनों की एक परंपरा बनी और जो ललित कला अकादमी के प्रकाश मोनोग्राफ थे उनका हिंदी अनुवाद शुरू हुआ। वो अंग्रेजी में पहले हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे वो हिंदी अनुवाद में आए। फिर समकालीन कला पत्रिका निकली और देखिए मेरे जीवन का सुखद संयोग कि उसके भी शुरू के 2 अंक मैंने निकाले। तब रिचर्ड बार्थलोम्यू सचिव थे, वो स्वयं हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेजी में लिखते थे। हम सबके प्रिय अग्रज हमारे और जिन्होंने इतना सुंदर काम किया है कला समीक्षा की दुनिया में। फिर उनका आग्रह बना कि मैं हिंदी की ये पत्रिका ललित कला के निकाल दूं एक अतिथि संपादक। तो देखिए स्वामी की शुरू की हुई चीज के इतने दूरगामी परिणाम निकले। ललित कला अकादमी में अब हिंदी के कई प्रकाशन हैं और बाद में जब अशोक वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने थे हमारे मित्र, तो उनके आग्रह पर एक पुस्तक मैंने और तैयार की ललित कला के लिए, कला और कविता, जिसमें हिंदी कवियों की वो कविताएं हैं जो कला पर हैं, कलाकारों पर हैं, कला के किसी प्रसंग से हैं। उसमें स्वामी पर भी बहुत सुंदर कविता है कपिलेश जी की। अभी वो पुस्तक इस समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो आज इसको भी पढ़ता। और फिर कभी उसका अवसर आएगा और अभी कड़ी ये जारी रहेगी, कड़ियाँ जारी रहेगी इस कार्यक्रम की। और अर्पण जी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं या किसी और से कहकर उस कविता का पाठ भी किसी कड़ी में कराएं। तो ये है। फिर देखिए स्वामी के साथ का जो संबंध है वो बता ही चुका हूँ, कितना गहरा, इतना आदमी, इतनी लंबी बहसों वाला, इतनी चर्चाओं वाला, इतने काम साथ साथ करने वाला रहा मेरे लिए कि ये लगता है कि अगर स्वामी मुझे न मिले होते पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता। फिर उनकी जीवनी लिखी और आप विश्वास करें, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर बनाए थे, वो रजा फाउंडेशन में जमा करा दिए थे। बाद में जब किताब छप रही थी स्वामीनाथन की जीवनी, तो के पास होंगे वो रजिस्टर, मेरे हाथ के लिखे हुए। टाइप नहीं किया था मैंने, टाइप तो बाद में कराया हुआ, अपने हाथ से मैंने जीवनी लिखी। और विश्वास करिए कभी कभी कोई रेफरेंस के लिए मैं कोई किताब उठाता था, नहीं तो जीवनी जैसे शुरू हुई थी फिर वो रोज मैं 4-5 पन्ने सुबह उठकर लिखता था और इस तरह वो जीवनी पूरी हुई थी। लगता था सब कुछ याद, सब याद आता, चला भी जाता था, किसी क्रम से नहीं जाहिर है। और मैंने वो जीवनी इस तरह लिखी भी नहीं जैसे कई बार लिखी जाती है ना कि उनका जन्म यहाँ हुआ, वो यहाँ बड़े हुए, उस तरह से नहीं। फिर उन्होंने ये काम किए जो प्रसंग पहले आ जाए, बीच में आ जाए। और इच्छा ये भी थी कि उसको कोई किसी प्रसंग के साथ भी पढ़ सके।
जैसे मान लीजिए कभी पास का प्रसंग शुरू हो तो हम एक ड्रॉप लेटर वहाँ उस प्रसंग में दे दें कि ये ऑक्टिवियो पास के प्रसंग से स्वामी पर कहा जा रहा है या उनके संबंधों पर, वो पुस्तक छपी उसी रूप में कि आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हो। और बहरहाल स्वामी व्यक्ति ही ऐसे थे कि उनकी उस तरह की जीवनी नहीं लिखी जा सकती, फिर भी उनकी इसमें सब कुछ है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका नाम कैसे रखा गया, आदि आदि ये सब है उसमें। मेरी मदद स्वामी के बड़े बेटे कालिदास ने एक किताब निकाली थी, ये कैटलॉग, और ये इसका नाम था ट्रांजिट्स ऑफ ए होल टाइमर, जिसमें स्वामी के किशोर दिनों की और युवा दिनों की बहुत सी बातें हैं। एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंटेशन है, चित्र भी है, चिट्ठियां भी हैं, स्वामी के घर से भाग जाने की कथा भी है, पढ़ाई छोड़कर जो कलकत्ता जाते हैं और फिर कैसे वहां फुटपाथ पर कुछ चीजों की बिक्री करते हैं और 2-3 महीने गुजारते हैं। उनके वो मार्क्सवादी दिन, उनके कम्युनिस्ट होने के दिन, और फिर उनके समाजवादी बनने के दिन, फिर वो कॉन्ट्रा और लिंक में उनके कला समीक्षक के रूप वाले दिन, ये सब की चर्चा उसमें है। और उसके बाद बीच बीच में हर्षा से जो जो मेरा बहुत प्रिय है, दोनों ही प्रिय हैं, पर हर्षा से चूंकि संबंध लगातार बना रहा है, बना हुआ है, तो हर्षा से बहुत सारी चीजें पूछता थी। हर्षा मतलब हम लोग उसको हर्षा कहते हैं, हर्षवर्धन स्वामीनाथन। ये आप जानते हो, स्वयं चित्रकार है, दिल्ली में रहता है, तो उसने भी बहुत मदद की, बहुत सारी चीजें बताई। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि ये स्वामी का ये परिवार जो है, इन लोगों का एक बड़ा कुटुंबा, काफी लोग इस परिवार के, जिनमें से कई लोगों से फिर बाद में मेरा परिचय हुआ और होता ही रहता था। कभी स्वामी के पास जाता था तो फिर कोई दूर के चचेरे ममेरे भाई, ये बहने, कोई लोग मिलते ही थे। और उस जमाने में खुद ये लोग कितने भाई बहन थे। और तो पहले लोग वहाँ दिल्ली में हम रहते थे हनुमान रोड पर, लिवर ऑफिस के ठीक में ही एक तरह से। और उसकी कथा बताई मुझे हर्ष ने, उस समय कौन सी गाड़ी थी। और क्योंकि स्वामी के पिता बहुत, ये मुझे भी बहुत शुरू में नहीं मालूम था कि जीवनी लिखने के दौरान भी कई चीजें नए सिरे से तलाशी थी। तो ये कैसे वो एक बड़े पद पर थे अंग्रेजों के जमाने में, सचिवालय सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी थे, बड़े पद पर थे इसी विभाग के। और शिमला और दिल्ली के बीच में इन लोगों की आवाजाही, जैसा कि होता ही था, राजधानी समर कैपिटल शिमला और बाकी समय दिल्ली। तो ये इन लोगों की स्वामी का जो संबंध है इन दोनों शहरों से बना, शिमला से भी बहुत रहा। और शिमला के ही निर्मल थे, तो निर्मल और राम कुमार जी से जो स्वामी का संबंध था, गहरा संबंध, वो भी वहीं से बना। ये लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, निर्मल और स्वामी। तो बहुत सारी बातें हैं जो हिंदी जगत को तो सचमुच जानने लायक है, क्योंकि उससे एक और कड़ी, एक तरफ स्वामीनाथन पर, एक तरफ निर्मल वर्मा जैसे हमारे बड़े लेखक पर, वो ऐसी कड़ियां बनती हैं। ये इनके संबंध से भी बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। अब निर्मल का भी देखिए, जो कला में गहरा रुझान है, कला पर उनकी पुस्तक की है, कला पर इतने लेख हैं, एक लेख का मैंने जिक्र किया। और ये भी देखिए तो स्वामी और निर्मल के साथ भी बहुत सारी शामें बिताई हैं। और इन दोनों लोगों की बहसे, कभी कभी बहसों के कारण वो अनबोला, ये सब भी देखा है। और उसकी बहुत सुंदर मधुर यादें हैं, बहुत सुंदर यादें हैं कि इन लोगों की। और चर्चा की, जो स्वामी जिस तरह से बात करते थे कला पर, अभी उस पर आऊंगा तो एक चीजों पर, क्योंकि वो आज की शाम के लिए जरूरी है एक भूमिका बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने स्वामी से एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया था, वो 16-17 बैठकों में है। और वो एक जगह नहीं किया गया था। कुछ सवाल उनके घर में पूछे गए, फिर कोई लोग आ जाते थे तो स्वामी कहते चलिए अब गढ़ी में बात करेंगे। तो गढ़ी में फिर वो चर्चा आगे जारी रहती थी। फिर एक बार वो कोटखाई जा रहे थे, अपने कोटखाई वाले घर में, गिर गंगा नदी के किनारे जो घर, बहुत सुंदर जगह थी वो। तो स्वामी ने कहा मैं वहां जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, आप चलो वहां भी कुछ बात करते रहे। तो वो बहुत अच्छा इंटरव्यू मैं मानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने किया है, उसमें जो बातें स्वामी ने कही। अब एक बात का साझा आपसे करता हूँ, जो आजकल मैं सब जगह
जहां मौका मिलता है, जहां मुझे युवा लोग दिखते हैं। अभी कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के लोगों ने बुलाया था प्रदर्शनी देखने के लिए, इस वर्ष की एमएफए के छात्रों की उनके काम देखने के लिए। तो वो उनके बीच भी ये बात कही, साझा की। और तो स्वामी से मैंने पूछा था कि आप कला और प्रकृति का क्या संबंध मानते हो? देखिए, बहुत गहरा सवाल है और उसका उत्तर एक तरह से हम सब लोग जानते हैं, पर जिस तरह से स्वामी ने वो बात रखी, कला और प्रकृति के संबंध, वो अद्भुत। स्वामी थोड़ी देर चुप रहे, बीड़ी सुलगाई उन्होंने और मेरी ओर देखा और बोले, प्रयाग ऐसा है। नहीं, प्रयाग जी, मुझे बराबर उन्होंने जी कहा, हालांकि थोड़ा अटपटा लगता था। मैं तो उनके उनकी अनुज की तरह ही था और वो जानते थे कि वो मुझे तुम भी कह सकते हैं, पर वो संबंध भी उन्होंने बराबर बनाए रखा, प्रयाग जी वाला। बहरहाल, तो बोले कि ऐसा है प्रयाग जी कि अगर एक स्त्री, स्त्री रूपी प्रकृति कला के आईने के सामने खड़ी है, मतलब किसी कलाकृति के सामने खड़ी है, तो उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकती। इतनी सुंदर और गहरी बात कि प्रकृति की अगर सृष्टि है एक किसी की बड़ी रचना है अपने आप में, तो उससे कम बड़ी रचना ये हमारी कला की दुनिया नहीं है। जहां प्रकृति भी अपना चेहरा नहीं देख सकती, वहां प्रकृति का भी अगर कोई प्रसंग आएगा, उसका भी कोई उपादान आएगा, तो किसी और रूप में आएगा। कितनी सुंदर बात है ना, और कितनी आसानी से समझ में आने वाली कि ये दो सृष्टियां, दो अलग सृष्टियां हैं, और दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां प्रकृति भी अपने को नहीं देख सकती। वो एक ऐसी सृष्टि मनुष्य जनित। और फिर मनुष्य को संबोधन, दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था, जो बात अभी आपने, जो प्राकथन मैंने पढ़ा स्वामी का कला समय समाज पुस्तक में, उसमें भी उन्होंने बात की है संबोधन, मनुष्य को संबोधन। तो मैंने पूछा, दूसरा जो बड़ा गहरा सवाल था वो ये था, स्वामी आप मनुष्य और कला के संबंध में क्या सोचते हो? फिर वही हुआ, बल्कि उसमें तो ये भी हुआ कि उन्होंने दो तीन बार मेरी ओर देखा और पूछा, ये आप पूछ रहे हो? मतलब जैसे कोई थोड़ा अचरज हो रहा हो, ये जवाब, इसका जवाब तो मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा, नहीं स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कितना सीधा, कितना सहज सहज सा उत्तर दिया, जो हम सबको मालूम है, लेकिन वो एक शब्द पर टिका हुआ उत्तर है। अगर उस शब्द पर आप ध्यान दोगे, तो आप समझ जाओगे कि बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कि वो कितनी गहरी बात उन्होंने उस शब्द के माध्यम से कही। स्वामी बोले, देखिए ऐसा है कि मनुष्य कुछ रचता है, बनाता है, गाता बजाता है, लिखता है, वो मनुष्य को ही संबोधित करता है, मनुष्य से मनुष्य का संबोधन। उन्होंने कहा, मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ, उन उनका वही दौर था। तो लेकिन क्या चिड़िया पेड़ पहाड़ मेरे काम देखने आएंगे? तो कभी नहीं आएंगे, देखेगा मनुष्य। तो मैं मनुष्य को संबोधित। अब देखिए, इस संबोधन शब्द के बीच में आ जाने से कितनी अच्छी तरह ये बात समझ में आती है कि कला मनुष्य को ये कलाएं मनुष्य को संबोधन, और उस संबोधन का गहरा अर्थ है। तो मैंने स्वामी से तत्काल कहा कि हाँ स्वामी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। उसका एक आशय ये भी है कि अगर आपका संबोधन खरा है, फिर कला भी खरी होगी। इसको आप कई तरह से, संबोधन शब्द को अपने हिसाब से आप कला और मनुष्य के संबंध में कई तरह से देख परख सकते हो। ये दो, बल्कि ये दो चीजें स्वामी की दी हुई, सबको दी हुई, इंटरव्यू छपा वो और अभी उपलब्ध है। तो कला विनोद नाम से पुस्तक है, और रजा प्रकाशन ने उसका दूसरा संस्करण कराया। फिर मैंने अशोक से दिन कहा, मैंने कहा, अरे इतनी इतनी सुंदर किताब उपलब्ध अब नहीं है। उसमें कुमार गंधर्व पर, उसमें किशोरी अमोनकर पर, उसमें स्वामी पर, उसमें राम कुमार जी पर मेरा ही किया हुआ इंटरव्यू, रजा पर मेरा ही किया इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू मेरे ही हैं। तो फिर अशोक ने वो पुस्तक, शायद नई किताब प्रकाशन से है मेरे ख्याल में, ये जो नई किताब वाले हैं, अनन्य प्रकाशन वाले, अतुल
माहेश्वरी, जिन्होंने मेरी भी कुछ और पुस्तकें छापी। शायद ये उन्हीं से कहीं से है ये पुस्तक, कला विनोद, और उपलब्ध है। और मैं चाहूंगा कि वो पुस्तक आप कभी देखें। वो इसलिए नहीं कि उसमें मेरे 3 इंटरव्यूज है, वो पुस्तक अपने आप में बहुत अच्छी है। कुमार जी की जन्म शती है, देखिए। अब कुमार जी और स्वामी का संबंध, उस पर भी जो जानकार लोग हैं बहुत कुछ कह सकते हैं। जिनमें से एक हमारे उदयन है, उनको अगर वो आएंगे बोलेंगे और यह शो की, तो बहुत सुंदर होगा इन कड़ियों में। बहरहाल तो ये था स्वामी से मेरी और चर्चा तो होती ही रहती थी, वो सब तरह की। और उनका कविता प्रेम देखिए। अब स्वामी, कोई ऐसी शाम नहीं होती थी जब अगर मित्र लोग बैठे हैं और कुल बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं और स्वामी महादेवी जी को बीच में न ला रहे हो। उतरती या वसंत रजनी, नहीं पुलकती या वसंत रजनी, तारों में नो वेणी बंधन आदि फिर पंक्तियां उनको कंठस्थ। और उनको फिर मैंने एक और घटना है, जो हम जब उनके साथ बस्तर गए थे, तो मैंने अपने साथ निराला की पुस्तक अपरा रख ली थी। तो एक दिन स्वामी जी थे और तो एक उन्होंने कहा कुछ सुनाइए इससे। तो मैंने एक कविता पढ़नी शुरू की निराला की। तिमिर रात के तिर कर ज्यों न तिरे, चंद्र रह गया ढका। स्वामी ने तुरंत मुझे टोक दिया, आगे मत पढ़िए, रुकिए रुकिए। मैं थोड़ा चौंका कि क्या हुआ। तो बोले कि आपने फिर से कहीं पढ़ी है, क्या पढ़ा आपने? तिमिर रात के तिर कर ज्यों न तिरे। उन्होंने कहा इसका मतलब एक अंधेरे की बात नहीं हो रही, निराला कई अंधेरों की बात कर रहे हैं। रात को छाए कई अंधेरों की, तिमिर रात के तिर कर ज्यों न तिरे। तिरा नहीं है ना, तिरे। तो शब्दों पर उनका ऐसा अधिकार था स्वामी का। और कभी कभी शब्द पर ही बहुत सुंदर चर्चा करते। तो कितने लोगों से उनके साथ मिला। एक बार पिकासो की पत्नी उनसे मिलने आई, शायद उनकी पिकासो की शायद तीसरी पत्नी। मतलब स्वामी की एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी। और ये तो याद है ही कि मैंने स्वयं स्वामी के कारण बहुत सारे कलाकारों को ज्यादा ठीक से जाना, जिनमें से एक उनके मित्र थे मॉरिस ग्रेप्स, जो उनके आग्रह पर आए भी त्रैवार्षिकी के लिए। हालांकि वो किसी कलकत्ता चले गए और वहां उनको पता नहीं क्या हुआ, फिर वो दिल्ली सेमिनार के लिए नहीं आए थे। लेकिन स्वामी के बहुत गहरे मित्रों में थे माट्टा, वो आए थे त्रैवार्षिकी में। और इतना इतना सुंदर वो संवाद सेमिनार हुआ था। विजय साहिब, कितने लोग थे उसमें। स्वामी ने कितने लोगों को वो जोड़ सकते थे और कितने लोगों से उनका संपर्क था। ये तो वो सहज ही बनता था। मुझे याद है, देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही तो, नहीं कुछ और दिन पहले, तो शंकर घोष जी के जन्मदिन पर 6 अप्रैल मैंने भी स्वामी की याद की थी। और अभी सांची गया था 3 दिन पहले, स्वामी के साथ सांची भी गया हूँ। मैं तो बहुत जगहों में गया और वहाँ चीजों को उनका देखने का ढंग, बात करने का ढंग, चुप रहने का ढंग। उनकी चुप्पी भी कभी कभी बहुत बोलती थी। वो कभी चुप होकर किसी कलाकृत की ओर देखने लगते थे, तो मैं सोचता था कि यहाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। और उस उन चुप्पियों में भी जैसे हमारे बीच एक संवाद सा चलता था। मैं अनुमान लगाता था कि स्वामी क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों इस समय चुप हैं। उनको और फिर कभी कभी कुछ बोल भी पड़ते थे। तो अर्पण जी, अब आप और कुछ पूछें, बताएं। फिर मेरी तो केवल यही इच्छा है कि मैं आज स्वामी की कुछ कविताएं भी पढ़ूं और उनकी, हाँ, उनकी जीवन से एक प्रश्न पढ़ना चाहता हूँ पहला। पर समय है कि नहीं, आप बताइए। जी जी, बिल्कुल समय है। और हम लोग थोड़ा आराम देते हुए प्रयाग जी को कुछ चित्रों को भी देख लेते हैं। यह देखिए मित्रों, यह एक बेहद खास ऐतिहासिक चित्र। तो इसके प्रसंग को भी जानते हैं स्वयं प्रयाग जी से ही। प्रयाग जी अपने युवा दिनों में, और उनके ठीक तो ये बगल में स्वामी जी। तो बाएं से जो पहला ही व्यक्ति है वो मैं हूँ। और फिर स्वामी है, फिर कमलेश जी हैं। कमलेश जी भी स्वामी के बहुत अंतरंग और गहरे आत्मीय जनों में थे। और सर्वेश्वर जी,
जिनको स्वामी एक कवि के रूप में बहुत मानते थे, और एक प्रदर्शनी ही उन्होंने अपने सर्वेश्वर जी को डेडिकेट की थी, कैटलॉग में भी लिखा कि उनको समर्पित है। और वो स्वामी अपनी हर प्रदर्शनी में कविता पाठ रखते थे, और उनकी परंपरा धुईमल गैलरी में अभी भी हम लोग चलाए हुए हैं। रवि जैन जी निदेशक थे धुईमल के, उनके जमाने की बात है। और कितनी खुशी की बात है कि अब उनका जो सुपुत्र है उदय जैन, वो ठीक अपने पिता की तरह इस परंपरा को बढ़ाता चला आ रहा है कि कोई भी प्रदर्शनी होती है धुईमल गैलरी में तो एक कविता पाठ जरूर होता है। तो ये कविता पाठ का ही चित्र है, कविता पाठ के बाद का, कि हम लोग कविताएं पढ़ चुके हैं स्वामी की प्रदर्शनी में और उनसे खड़े बतिया रहे हैं। तो ये है इस चित्र का परिचय। और एक चीज और बता दूं, जो लोग दिल्ली में रहते हाँ, हैं जी जी वो जी लोग इस चित्र को अभी भी किसी भी दिन धूमीबल गैलरी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेम कराकर वहां टंगा हुआ है कुछ अन्य चित्रों के साथ। जैसे स्वामी एक चित्र में दिखाई पड़ेंगे वहां कर्ण सिंह और रवि जैन के साथ, ऐसे और कई चित्र वहां सीढ़ियों पर गैलरी ने लगा रखे हैं, उनमें से एक ये भी है। यह चित्र कब का है प्रयाग जी? ये चित्र मेरे ख्याल में कभी 78 79 का है। तो मतलब 1980 के से थोड़ा पहले का है, जी मतलब जी 45 एक बरस पहले का है। जी। और देखिए अब मैं और कैसा लगता हूँ और तब कैसा लगता था। नहीं, बहुत ही सुंदर चित्र है। और आप तो खासे युवा और और स्वामी तमाम। स्वामी का हाथ है मेरे मेरे कंधे पर, जो स्वामी का हाँ, हाथ है, एक एक हाथ उनका मेरे कंधे पर है, एक कमलेश जी के कंधे पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बेहद शानदार पल उस समय का। और मित्रों, इसी पुस्तक की चर्चा प्रयाग जी कर रहे हैं। स्वामीनाथन एक जीवनी, जिसके लिखने के किस्से भी साझा किए। उन दो रजिस्टरों पर मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी आई। वे दो रजिस्टर जो हस्तलिखित हैं और आज रजा फाउंडेशन में वे जमा हैं। और इस पुस्तक को लिखते हुए क्या प्रक्रिया अपनाई, प्रयाग जी ने यह भी उन्होंने यह बात भी साझा की। कितना समय लगा लगभग इसे लिखते हुए प्रयाग जी? कब से कब तक मेरे इस पर पास काम करते रहे जी? उस समय ठीक तो याद नहीं है, क्योंकि रोज 4 पेज लिखता था, तो लगे होंगे कोई 2-3 महीने, ज्यादा नहीं। अरे क्योंकि वाह! वो रोज रोज लिखी गई है, रोज अटूट जी ढंग से जी लिखी गई है। कि जब आप जी रोज लिखते हो, 4-6 पन्ने आप रोज लिख रहे हो, और वो इसीलिए संभव हुआ क्योंकि अब आपसे कई बातें साझा की ही हैं कि बहुत सी चीजें बिल्कुल पास में थी, मतलब मेरे भीतर थी। और कुछ जानकारियां जरूर इकट्ठा की जिनकी चर्चा कर चुका हूँ, कि हर्षा से कुछ और मित्रों से जानकारियां भी इकट्ठा की, कुछ चीजें और टटोली, कुछ जो जिनको आप दस्तावेजी सामग्री कह सकते हो। कुछ सामग्री स्वयं स्वामी मुझे देते रहते थे, जैसे कि नेहरू फेलोशिप के लिए उन्होंने जो लंबा एक लेख लिखा था, उसकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी थी। फिर कॉन्ट्रा जो पत्रिका निकालते थे, उसकी प्रतियां मेरे पास थी। तो ऐसी कई सामग्री थी मेरे पास, और या मेरे भीतर मेरी यादों में, कि मैं इसको कर सका इस काम। जी। और तो अभी जब आप हर्षवर्धन इस स्वामीनाथन जी की चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी उनकी हाँ प्रतिक्रिया भी आ रही है। यस, आई एम हाँ, लिसनिंग टू इट। तो यह हमारे बहुत लिए भी अच्छा। खुशी की बात, हाँ हाँ हाँ, कि मेरे लिए भी खुशी की स्वामीनाथन बात है कि हाँ, हर्षा मेरा जी बहुत प्रिय है। और अभी जी जी देखिए ये इसका भी साझा कर लूं कि हाँ तो हमारे हमारे संबंध और प्रकट होंगे स्वामी से, उनके परिवार से। कि अभी कुछ साल पहले की बात है जब मेरी पत्नी बीमार थी, और हम लोग रोज मैक्स जाया करते थे साकेत में। तो एक दिन हर्षा को मालूम हुआ, उसका घर पास ही है वहाँ, साकेत वाले मैक्स के पास ही है। कह रहे आप लोग यहाँ आ जाओ, रोज नोएडा से आते जाते हो। तो हम 20 दिन हर्षा के यहाँ रहे, और वो 20 दिन भूलते नहीं है। ज्योति जी तो अब नहीं है, पर हम वो भी बराबर याद करती थी कि कितने प्रेम से उसने हम लोगों को रखा 20 दिन। कि एक वाह! भी ऐसा प्रसंग नहीं है जब जरा सा भी आपको लगा हो
कि आपको कोई असुविधा हो रही है, इतने प्रेम से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि स्वामी की जीवनी के से पहला पन्ना केवल मैं पढ़ देता हूँ। एक पन्ना मैं जी पढ़ना चाहता हूँ। जी। उसके पहले थोड़ा आप आराम कर लें, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं। उससे पहले आपकी हाँ अनुमति से जो आपने इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी है वह मित्रों के साथ मैं साझा कर लेता हूं। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ, और उसके बाद फिर आप कुछ पृष्ठ पढ़ें। हाँ मैं मित्रों, जो प्रयाग शुक्ल जी की जो यह जीवनी है स्वामीनाथन जी की, इसकी जो प्रस्तावना है जिसे प्रयाग जी ने लिखी है, तो इससे मैं पढ़ता हूं। कुछ एक अंश ही पढ़ूंगा क्योंकि यह प्रस्तावना भी लंबी है। फिलहाल मैं पढ़ता हूं। प्रयाग जी लिखते हैं, अप्रतिम व्यक्ति और चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन को यह दुनिया छोड़े हुए कोई 25 वर्ष होने को आए जब वे यह प्रस्तावना लिख रहे थे। पर दुनिया ने उनको नहीं छोड़ा है, छोड़ेगी भी नहीं। उनका व्यक्तित्व और कामकाज है ही ऐसा कि जब जब भारतीय कला की बात होगी, 20वीं शती की कला की विशेष रूप से वे याद किए जाएंगे। वे इस दुनिया से 20वीं शती के अंतिम चरण 1994 में गए, 1994, जब भारतीय आधुनिक और समकालीन कला को लेकर देश दुनिया में पर्याप्त उत्सुकता जाग चुकी थी। पर्याप्त उत्सुकता जाग चुकी थी और कोई दर्जन भर कलाकार, मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, सैयद हैदर रजा, आरा, राम कुमार, अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, केजी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, गायतोंडे देश दुनिया के कला पटल पर उभर चुके थे और 2-3 पीढ़ियां विश्व कला में भी अपना हक और हिस्सा पाने के लिए तैयार खड़ी थी। पर वह स्थिति अभी नहीं आई थी कि विश्व के प्रमुख कला संग्रहालयों में उनकी बड़ी प्रदर्शनियां आयोजित हों और सराही जाएं, उन पर लिखा बोला जाए, उनकी कृतियां नीलामी घरों द्वारा करोड़ों में बेची जाएं। अब जब वह स्थिति आई है, तो जिन 2 कलाकारों के कामकाज ने इस स्थिति को जन्म देने में एक भूमिका कुछ बढ़ चढ़कर निभाई है, उनकी चर्चा स्वाभाविक रूप से उनकी चर्चा स्वाभाविक रुकिएगा 1 मिनट जी। एक साथ कई काम करने से थोड़ा पृष्ठ इधर उधर हो जाता है। जी, उनकी चर्चा स्वाभाविक रूप से कला जगत में होती ही है और ये 2 कलाकार हैं, मकबूल फिदा हुसैन और स्वामीनाथन। इन्होंने बरसों बरस सामाजिक सांस्कृतिक जगत में कला मात्र पर और भारतीय कला पर पर्याप्त चर्चा की है। उसे बहसों, विवादों, विमर्शों के केंद्र में रखा है। विभिन्न मंचों पर सक्रियता दिखाई है, यह बताने दिखाने में कि कोई बड़ा परिवर्तन भारतीय कला में घटित हुआ है। इस पूरे दौर में स्वामीनाथन ने बड़ी गंभीरता से, साहस से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी है, इस बात की कि कला रचना के साथ साथ कला चिंतन, कला विमर्श बेहद महत्व के हैं, कि बिना प्रश्नांकनों, विचारों और बहसों के हम वह रचनात्मक वातावरण बना ही नहीं पाएंगे जिसमें रचना मात्र के प्रति उत्तेजना हो, अनुसंधानी भाव हो और हो वह दृष्टि जो बहुत कुछ को सम्यक ढंग से परख सकती हो। इस जीवनी के संदर्भ में शुरू में ही यह तथ्य याद करना मुझे इसलिए जरूरी लगा है कि स्वामी, जैसा कि प्रेम में स्वामीनाथन को कला जगत में पुकारा जाता था कि कोई भी जीवनी बिना उनके कला विचारों के पूरी हो नहीं सकती है। देखें तो
शुरू देखें तो शुरू से ही वह प्रयत्नशील लगते हैं कि भारतीय कला के वातावरण में कला विचार की स्थिति बदले। वह लिंक और पेट्रियॉट में कला समीक्षा लिखना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रा पत्रिका निकालते हैं, मैं किसकी कवि ऑक्टोवियो पॉज से मैत्री स्थापित करते हैं। अनंतर माट्टा और मॉरिस ग्रेव्स जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकारों से भी उनकी दोस्ती होती है और स्वामी आजीवन कला चर्चा, कला विमर्श का काम करते हैं। भारत भवन भोपाल में रूपंकर संग्रहालय के निदेशक के रूप में वहां कोई 10 बरस रहते हुए वह लोक आदिवासी कला का एक बड़ा संग्रह तैयार करते हैं, एकत्र करते हैं और उसके प्रसंग में परसीविंग फिंगर्स नाम से जो एक कैटलॉग बनाते हैं, कला के प्रश्नों पर एक बहुत लंबा निबंध लिखते हैं। वह कला विचारों की दुनिया में एक मील का पत्थर ही तो कहलाएगा। सो एक कलाकार और कला चिंतक तथा अत्यंत जिंदा दिल, सरस, व्यंग विनोदी, हंसी ठट्ठा करने वाले, सबके बीच जाने वाले, सबके साथ रहने वाले, सबका साथ चाहने वाले व्यक्ति की जीवनी लिखने में स्वामी के इन दोनों रूपों को साधने में एक बड़ी चुनौती पेश आनी ही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे में गुथे हुए भी तो हैं और उन्हें आसपास रखना ही था दोनों रूपों को। तो यथा समय यथा स्थान उनके इन दोनों रूपों को विन्यस्त किया गया है और उनके जीवन के जरूरी तथ्यों के साथ उनके विचारों के फलित प्रतिफलित होने की कथा भी कही गई है। एक हिस्सा और पढ़ता हूं, फिर हम सीधे प्रयाग जी को सुनेंगे। प्रस्तावना लंबी है, एक हिस्सा और पढ़कर हम सीधे प्रयाग जी के पास चलेंगे। प्रयाग जी आगे लिखते हैं, स्वामी पर संस्मरण तो बहुत से उपलब्ध हैं और उनसे भी ज्यादा उपलब्ध हैं उनके जीवन को लेकर प्रचलित किंवदंतियां। और हम जानते हैं कि किंवदंतियों में बहुत सी अवान्तर बातें जुड़ ही जाती हैं, वे भी कम उपलब्ध नहीं है, पर उन्हें किंवदंतियों को जहां जरूरी लगा है वहीं रखा गया है। स्वामी का और मेरा साथ कोई 30 वर्षों का रहा, लगभग अटूट ढंग से। इस साथ में उनके साथ की गई कुछ यात्राएं भी शामिल हैं। सो मुझे स्वयं अपने को, अपने परिवार को भी इस जीवनी में कहीं कहीं लाना पड़ा है, किसी घटना को दर्ज करने के लिए। स्वामी ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों में थे, उसके अगुवा सरीखे ही, और उसके सदस्यों जयराम पटेल, अंबादास, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह से मेरी भी मैत्री हुई। उनके प्रसंग से भी कई बातें इस जीवनी में दर्ज हुई हैं। यह देखना सुखद है कि स्वामी के साथ बड़ी होने वाली युवा पीढ़ी के कलाकारों में उनके प्रति राग अनुराग न केवल बना हुआ है और बढ़ता हुआ जा रहा है। सो अखिलेश, अनवर, यूसुफ, विवेक, रॉबिन डेविड, सीमा गुरैया की भी याद करता हूं, जिनसे कुछ संस्मरण, कुछ तथ्य मिले। इन सब के बाद भी जो 2-3 पीढ़ियां आ चुकी हैं, उनमें भी स्वामी को लेकर पर्याप्त उत्सुकता है और स्वामी की कला से जुड़े अनुभवों को साझा करने की इच्छा भी, जैसे सीरज सक्सेना में है और सिमिट सिमिट जल पुस्तक में उन्होंने उसे बड़े सुंदर तरीके से लिपिबद्ध भी किया है। और एक अंतिम पैरा, बहरहाल कहां तक नाम और वे बातें गिनाऊं जो स्वामी जी से जुड़ी हुई हैं और यहां उल्लिखित उद्धृत भी इस जीवनी में। यह स्वामी की पहली जीवनी तो है ही, उन पर आने वाली पहली पुस्तक भी है। यह कुछ अचरज की ही बात है कि स्वामी पर लिखा हुआ कला समीक्षकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों का बहुत कुछ उपलब्ध है, पर उन पर अब तक एक मोनोग्राफ भी नहीं आ सका। इसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि उन पर लिखना क्या छोड़ें
क्या समेटें के कारण आसान भी कहाँ है। उदयन वाजपेयी की अतिथि संपादन में स्वामीनाथन एक अवलोकन शीर्षक से हिंदी में ललित कला अकादमी और भारत भवन के सहयोग से 1995 में एक कैटलॉग तब प्रकाशित हुआ था जब भारत भवन में स्वामी के चित्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगी थी और उसमें कई लेखकों और कला समीक्षकों के सुचिंतित विचार स्वामी के जीवन और उनकी कला पर प्रकाशित हुए थे। उन्हें इस जीवनी में अंशों में और कुछ टिप्पणियों को तो पूरा का पूरा ही शामिल कर लिया गया है, क्योंकि इनमें उनको समझने के कई संदर्भ और विचार निहित हैं। इस तरह से और कई सारी बातें हैं मित्रों। तो अब हम सीधे इस जीवनी के उन कुछ हिस्सों को आज सुनते हैं जो प्रयाग जी हमसे साझा करना चाहते हैं। प्रयाग शुक्ल जी। इतना अच्छा हुआ अर्पण जी कि आपने इसे पढ़ दिया, क्योंकि यही बातें तो मुझे कहनी थी और वो सब इसमें आ गई हैं संक्षेप में। मैं स्वामी की जीवनी का पहला ही पेज पढ़ता हूँ बस, फिर उनकी 2 एक कविताएं पढ़ूंगा जी। और मुझे याद है जब मैंने जीवनी लिखनी शुरू की और पहला पेज लिखा तो मेरी छोटी बेटी वर्षिता, जिसको भी स्वामी मतलब चाहते ही थे, और वो भी बहुत पूरे परिवार से मेरी बेटियों का, हम सबका, मेरी पत्नी का संबंध था भवानी जी के साथ। बिना भवानी जी की याद के स्वामी की बात पूरी नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस जगह आ पहुंचा कि मैं भवानी जी की याद करूं। अभी कुछ उन पर लंबा कहने का अवसर तो नहीं है, पर ये कह सकता हूँ। और ये बातें विवेक हमारे मित्र जो लिख रहे हैं पुस्तक, एक सीरीज लिख रहे हैं उस्ताद के किस्से, उसमें भवानी जी की बहुत सी बातें आती भी हैं और उसका साझा भी फेसबुक पर करते रहते हैं। आप में से बहुतों ने वो किस्से पढ़े होंगे। बहरहाल तो अभी मैं एक पेज पढ़ता हूँ। हाँ, तो मेरी बेटी वर्षिता ने इस पेज को सुनकर कहा था कि नहीं पापा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, अब लगता है आप चल पड़ेगी। और वास्तव में फिर चल पड़ी। स्वामी मित्र परिजन परिजन सब उन्हें प्राय इसी संक्षिप्त नाम से बुलाते थे। हाँ, स्वामी संबोधन ही तो चित्रकार, कला चिंतक, कवि जगदीश स्वामीनाथन के लिए बहुतों का अत्यंत प्रिय संबोधन था, जिन्होंने चित्रकार अंबादास को स्वामी कहकर स्वामीनाथन को बुलाते हुए सुना है। वे तो उस स्वर की आत्मीयता, स्निग्धता को कभी भूल ही नहीं सकते। धीरे धीरे स्वयं इस स्वामी शब्द में इतना आदर, प्रेम, आत्मीयता, लगाव, जुड़ाव आदि जुड़ते चले गए थे कि उसका उच्चारण ही कुछ देर तक मानो हवा में गूंजता रह जाता था। युवा पीढ़ियां उन्हें बुलाती थी स्वामी जी कहकर, और बहुतेरे उन्हें जे स्वामीनाथन के रूप में जानते थे। लिखने में भी यही नाम ज्यादा प्रचलित रहा है। पूरा नाम बताने, लिखने बुलाने की जरूरत बहुत कम पड़ती थी। वह पड़ती रही है औपचारिक वैधानिक रूपों में ही। मसलन जब भारत भवन भोपाल के सामने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर हुआ तो वह जगदीश स्वामीनाथन मार्ग ही कहलाया। उनके दोनों बेटे कालिदास और हर्षवर्धन उन्हें बुलाते रहे हैं अप्पा कहकर, और स्वामी की पत्नी भवानी जी को जब कभी उनका नाम लेना पड़ता था दूसरों से तो उनके मुंह से स्वामी ही सुनाई पड़ता था। घर के लोग, माता पिता, परिजन उन्हें बुलाते थे चाम कहकर। श्याम ही रूपांतरित होकर चाम बना था। भूरी बाई उन्हें बाबा कहा करती थी, और आज भी जब स्वामी की चर्चा वह करती हैं तो उन्हें बाबा कहकर ही पुकारती। स्वामी और बाबा दोनों ही संबोधन कितने मौजूद हैं स्वामी के लिए। उनकी समूची सजधज एक अपनी ही तरह के स्वामी और बाबा की ही तो थी। दक्षिण भारतीय परिधान, सफेद लुंगी कुर्ते में, अपनी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ स्वामी सचमुच एक स्वामी की तरह ही तो लगते थे। हाँ, अक्सर मुंह में फंसी हुई बीड़ी और अंतरिम गोष्ठियों में रमपान उन्हें जरूर ही एक भिन्न रूप दे देते थे। वह दूर से पहचाने जाते थे, और जब पास आ जाते थे या कोई उनके पास चला जाता था तो वह उसे बहुत अपने लगने लगते थे। चुंबकीय व्यक्तित्व था स्वामी का।
ही मैं विराम लेता हूँ। और मुझे कुछ ऐसा अनुमान है कि आज जो श्रोता और दर्शक हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनमें से बहुतों ने इस जीवनी को शायद पढ़ रखा है या उनके पास है, और जिनके पास नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके पास होगी जल्दी ही। अब मैं उनकी एक कविता पढ़ता हूँ और फिर विराम लेता हूँ। आज की शाम असल में ये हमारे जो अर्पण जी है ना, तो ये तो आप जान लो कि अभी 2 दिन पहले ही तो मैं करीब घंटा भर बोला हूँ। और ये बोलना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, खासतौर पर अपने प्रिय लोगों पर, प्रिय विषयों पर। और उसकी भी अपनी एक सीमा तो है ही। बहरहाल स्वामीनाथन की 7 कविताओं में से एक कविता भी पढ़ता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि 30 जून को उनके जन्मदिन पर धुईमल गैलरी के सहयोग से हम एक आयोजन स्वामी पर करने जा रहे हैं, जिसमें इन कविताओं का, स्वामी की कविताओं का एक पोर्टफोलियो तैयार होगा, एक कलेक्टर्स आइटम की तरह से, जिसमें कुछ ग्राफिक कलाकार, कविता नायर, आनंदमय बदरजी, मोती झरोटिया, सुशांत और आप्टे, दत्तात्रेय आप्टे, ये कविताओं का चित्रांकन है। कुछ और कार्यक्रम भी होंगे, उसकी सूचना आपको यथा समय दूंगा। मतलब ये भी इस बहाने ये भी बताना चाहता हूँ, और अर्पण से बात भी हुई है, ये पहला मौका तो है नहीं अभी स्वामी पर बातचीत करने के लिए, सर मैं भी उन पर कुछ और बोलूं, कह सकूं, उसके तो मैं हमेशा मुझे खुशी होती है। तो हम फिर छुटेंगे, बातें करेंगे, स्वामी से जुड़े संस्मरणों का आपसे साझा करूं। पर आज के लिए कविता पढ़ मैं विराम देना चाहूँ। पुराना रिश्ता। पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है जैसे एक दिन, बादलों के साथ आकाश में उड़ जाएगा जंगल। कहते हैं पहले कभी कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, और आसमान को ले आए थे इतने पास कि रात को तारे जुगनू से गांव में विचरते थे। अब तो बस जब मक्की तैयार होती है, तब एक ससुरा रीछ पार से उतरता है, छापे मार की तरह बर्बादी मचाता है। अजी क्या तमंचे, क्या दुनाली बंदूक, सभी फेल हो गए महाराज। बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा कुर्राट, न जाने कहाँ रह गया इस साल। आप सबको बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार। फिर जुड़ेंगे और अगली कड़ियों को भी मैं सुनता ही रहूंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया प्रयाग जी, अच्छा लगा। और मित्रों, ये कविताएं जो प्रयाग जी की ओर से लिखी गई जीवनी है, स्वामीनाथन एक जीवनी, उसमें संकलित है, और अन्यत्र भी कई जगहों पर ये कविताएं उपलब्ध हैं। तो आज की इस कड़ी को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग आएंगे और स्वामीनाथन जी पर अपनी बात रखेंगे, उनके चित्रों पर भी बात होगी। कोशिश होगी कि कुछ उनके चित्रों की भी झलक यहाँ पर दिखाई जाए, उस पर भी संवाद हो। आज के इस कार्यक्रम में जिन मित्रों की उपस्थिति रही, जिनकी टिप्पणियां मिली, उनमें से कुछ एक के नाम है मनीष पुष्कले जी, पद्मा त्रिपाठी जी, चंद्रभानु प्रसाद सिंह, बालकीर्ति, संगीता गुंदेचा जी, बंकिम जी, जोशना बनर्जी आडवाणी, शिवदयाल जी, संतोष ओझा जी, स्वयं हर्षवर्धन स्वामीनाथन जी, बरयाम सिंह जी, रजनी रानी, मंजुला बिष्ट, प्रतिभा जी, सोनम तोमर, अवनीश मिश्र, मदन लाल गुप्ता जी, मिथिलेश शरण चौबे जी, अरुण शीतांश जी, निर्मला सिंह, प्रवीण कुमार यादव जी, शैलजा जैन जी, प्रवीण कुमार मित्र, सुषमा सितोके, के कुमार प्रसन्न, पूनम अरोड़ा जी, और तमाम दूसरे मित्रगण। मित्रों, एक चीज हाँ कहना चाहता हूँ अर्पण जी, ये बहुत जी, सही बात आपने कही। आज उसका अवसर नहीं आया क्योंकि स्वामी पर बात हो और उनकी कला पर बात ना हो,
तो आगे होगी, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। उदयन अभी आएंगे। अपने लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज उस पर तो मैं कुछ विशेष नहीं कह पाया, हालांकि उन पर बहुत लिखा है। और मेरी जो किताब है आज की कला, राजकमल प्रकाशन से, उसमें स्वामीनाथन जी पर एक लेख है। तो मैं चाहता हूँ कि कभी जिन लोगों की इच्छा हो उस लेख को देख सकते हैं। स्वामी पर और भी बहुत कुछ लिखा है। इंटरव्यू की चर्चा तो हुई ही। स्वामी का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी समझ में कला की दुनिया में, वो तो एक ये है ही कि स्पेस को लेकर स्वामी का कोई भी चित्र आप देखिए तो वो फ्रेम में बंधा हुआ नहीं लगता, फ्रेम में होने के बावजूद उसके पार चला जाता। मतलब एक ऐसी स्पेस की उन्होंने रचना की उस समय जब वो चित्र बना रहे थे, ये पूरी सीरीज, पेड़ पहाड़ चिड़िया वाला, फिर उनके रंग, उनके उनकी उनके उनके संकेत चिन्ह की अद्भुत तरह की कल्पना उसको नहीं कहूंगा, वो एक विचार ही है। यह चट्टान को लेकर उड़ी जाती हुई आकाश में चिड़िया, ये इमेज कौन भुला सकता, ये इमेज कोई कैसे भुला सकता। और उस धरती से लेकर आकाश तक का, ये मैंने एक बार स्वामीनाथन पर बोलते हुए बात कही भी थी, शायद कहीं लिखी भी है, कि ये आसान बात नहीं थी जो स्वामी ने कर दिखाई, कि वो एक साथ आपको धरती और आकाश दिखाते, इसका जोड़ दिखाते हैं और उसके पार ले जाते हैं। उस सीरीज चित्रों को आप देखिए। फिर बाद के जो चित्र हैं कि आदिवासी इलाकों में जाने के बाद के जो बढेरा की प्रदर्शनी है, हुई थी जहाँ वो चित्रों की प्रदर्शनी, और अशोक वाजपेयी ने कैटलॉग में इस पर टिप्पणी में लिखकर स्वामी से कहा था कि मैं एक कविता लिखूंगा, और उन्होंने लिखी है, तो कविता ही पढ़ने लायक। तो इतनी ही बातें अभी कहता हूँ स्वामी की कला पर, इसके और भी अवसर आएंगे और आते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद फिर एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।